हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की। इन्होंने 200 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करके डंजो जो कि एक डिलीवरी ऐप है उसमें 25.8% हिस्सा एक्वायर कर लिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल की, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारत की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, उनकी रिटेल आर्म है। इनके आप ब्रांड्स देख सकते हैं, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट, 7-Eleven, रिलायंस ट्रेंड्स। ये डेफिनेटली आपने कभी ना कभी या तो इनसे शॉपिंग की होगी या आते जाते आपने इन्हें देखा होगा। तो अगर हम इनको बकेटाइज करें तो इनकी एक बकेट है ग्रोसरी कंजम्पशन बास्केट की, जिसमें कि रिलायंस फ्रेश आता है। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन बास्केट में रिलायंस डिजिटल, माई जियो स्टोर वगैरह आते हैं। इसके अलावा इनके फैशन और लाइफस्टाइल कंजम्पशन बास्केट भी है, जिसमें कि रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेल्स वगैरह के ब्रांड्स आते हैं। और इनकी जो डिजिटल कॉमर्स चैनल है वो AJIO.com के नाम से है। और रिलायंस रिटेल का माना जाता है कि इनके लगभग एक 15 करोड़ कस्टमर हैं जो कि इनके डिफरेंट जो भी ब्रांड्स हैं उनसे शॉपिंग करते हैं। और इनके स्टोर्स पे लगभग 64 करोड़ लोग हर साल, यानी कि 2020 का अगर हम डेटा की बात करें तो 64 करोड़ फुटफॉल्स थे इनके स्टोर में। और ये हर घंटे में 1 लाख ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करते हैं। और अगर आप पिछले 3 साल के इनके एक्विजिशन देखेंगे, रिलायंस रिटेल के ओनली एक्विजिशन की अगर हम बात करें, तो 2019 में इन्होंने ग्रैब को एक्वायर किया था। उसके बाद जुलाई 2019 में हैमलीज को। उसके अलावा अर्बन लाडर, नेटमैट्स, जस्ट डायल, ऋतु कुमार, आप ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको इन्होंने पिछले 3 साल में एक्वायर किया है अपनी रिटेल आर्म के अंदर। और ये सभी अक्टूबर 21 तक हैं। उसके बाद भी नवंबर में जैसे इन्होंने एक श्रीलंका की लॉन्जरी चेन है अमांटे, उसको एक्वायर किया था। तो इस तरह से लगातार ये अपने रिटेल आर्म में बिजनेसेस को एक्वायर कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई डंजो क्या है, तो डंजो एक ऐप है, आप इसको एक स्विगी की तरह मान सकते हैं। तो इनका डिलीवरी पार्टनर होता है जो कि आप अगर उससे आप ग्रोसरी मंगवा सकते हैं, आप उससे खाना मंगवा सकते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे परचेज करेगा, आइटम्स को पिक करेगा स्टोर से या रेस्टोरेंट से, और आपको विद इन सिटी आपके पास पहुंचा देगा। इससे आप जैसे कि ग्रोसरी खरीद सकते हैं, पेरिशेबल्स खरीद सकते हैं, पेट की सप्लाईज खरीद सकते हैं, मेडिसिन और डिनर लंच कुछ भी आप अपने जो नियर बाई स्टोर्स है या रेस्टोरेंट है उससे खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इनको लोकल कोरियर सर्विस की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपना सामान जैसे कि लैपटॉप, चार्जर्स, मेडिसिन या लंच अपने घर से कहीं और पे पहुंचवाना है, तो आप इनको बुक कर सकते हैं। वो आपके घर से पिक करके जहां पे भी आप पहुंचाना चाहते हैं विद इन द सिटी वो पहुंचा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ग्रोसरी एसेंशियल्स, फिर लोकल कुरियर का काम करते हैं, रेस्टोरेंट से पिक करते हैं जैसे स्विगी करता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिक कर सकते हैं, मीट एंड फिश, पेट सप्लाईज, पान और गिफ्ट वगैरह भी आपके बिहाफ पे पिक करते हैं। और अगर इनकी सर्विसेबल सिटीज की बात की जाए तो आज की डेट में ये 7 सिटी में ऑपरेट करते हैं, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में। और इसके अलावा इन्होंने 2021 में अपना जो इंस्टेंट डिलीवरी मॉडल है डंजो डेली, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया था। तो अभी ये सिर्फ बेंगलुरु में ऑपरेट करते हैं इसके लिए। और इन्होंने हालांकि कोई फिगर्स तो नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जब से इन्होंने इसको ओपन किया है, ये वीक ओवर वीक वहां पे 20% की ग्रोथ देख रहे हैं। और ये जो इनका इंस्टेंट डिलीवरी मॉडल है, ये आपको 19 मिनट्स में जो भी आपकी ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है वो आपके घर पे पहुंचा देता है। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूज की, तो आज यानी कि 6 जनवरी को रिलायंस ने अनाउंस किया है कि इन्होंने डंजो में 25.8% हिस्सा एक्वायर कर लिया है। और ये इस हिस्से के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे डंजो में। और अगर इंडियन रुपीस में बात करी जाए तो ये 1488 करोड़ रुपए बनता है। और अगर ओवरऑल डंजो की वैल्यू की बात की जाए, क्योंकि इन्होंने 25.8% हिस्सा रिलायंस को 200 मिलियन यूएस डॉलर में बेचा है, तो इनकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो 800 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास निकल के आती है।
तो ये जो फंडिंग का राउंड था, इसमें ओवरऑल डंजो के द्वारा 240 मिलियन यूएस डॉलर की फंड रेजिंग की गई। इसमें से मेजॉरिटी अगेन रिलायंस रिटेल के द्वारा ही दिया गया है, 200 मिलियन यूएस डॉलर, और बाकी का जो 40 मिलियन यूएस डॉलर है वो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जैसे कि लाइट बॉक्स, लाइट रॉक, 3L कैपिटल और अल्टीरिया कैपिटल, उनके द्वारा बाकी के 40 मिलियन की फंडिंग की गई है। और डंजो को 2016 में फाउंड किया गया था। इनके जो फाउंडर थे वो थे कबीर बिस्वास जी, और इन्होंने अभी तक इससे पहले 140 मिलियन यूएस डॉलर की ही फंड रेजिंग करी थी, लेकिन अभी एक ही बारी में इन्होंने 240 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए हैं। और अगर इनके अन्य इन्वेस्टर की बात की जाए तो इन सभी इन्वेस्टर्स के अलावा इसमें ब्लूम वेंचर्स और गूगल भी इनके बड़े इन्वेस्टर हैं। और रिलायंस की अगर बात की जाए तो ये रिलायंस की ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस में सेकंड मेजर एंट्री है, अगर इनकी जियो मार्ट सर्विस के अलावा बात की जाए। इससे पहले इन्होंने 2021 में मिल्क बास्केट को एक्वायर किया था, जो कि मिल्क और डेली स्टेपल्स की डिलीवरी करती है दिल्ली, बेंगलुरु और दूसरी कुछ सिटीज में। और डंजो की अगर बात की जाए तो इनकी बात जोमेटो, स्विगी और टाटा ग्रुप से भी चल रही थी। वो इनसे भी इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे थे, लेकिन वो बातें मेटेरियलाइज नहीं हो पाई। और उसके पीछे का कारण जो कुछ लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कबीर बिस्वास जी थे वो पैसा तो चाह रहे थे कि फंड रेजिंग की जाए, बट वो कंपनी में कंट्रोल नहीं खोना चाह रहे थे। तो वो कुछ इस टाइप का फाइंडिंग देख रहे थे कि कोई ऐसा इन्वेस्टर उनको मिले जो कि उनको पैसा दे, लेकिन साथ साथ में कंट्रोल कबीर बिस्वास जी के पास रहे। और फाइनली उसका आंसर उनको मिला रिलायंस रिटेल के रूप में। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डील से डंजो और रिलायंस रिटेल को फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले अगर डंजो की बात की जाए तो ये जो डील है उससे इनको पैसा मिलेगा, जिससे कि अपने जो कॉम्पिटिटर हैं ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस में, जैसे कि ब्लिंकिट, जिसको कि पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, उसके अलावा जेप्टो, स्विगी का इंस्टामार्ट, बिग बास्केट टाटा का, इन सब से compete कर पाएंगे। तो और अगर इस स्पेस में बात की जाए तो ब्लिंकिट और जेप्टो अभी 10 मिनट की क्विक डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन डंजो जो ऑफर करता है वो अभी 19 मिनट की डिलीवरी ऑफर करता है, क्योंकि उनका कहना है कि 10 मिनट की जो अभी मार्केट है वो इतनी अभी बड़ी नहीं हुई है। और इसके अलावा जो इनके डिलीवरी वर्कर हैं उसको उनको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने में। तो अभी इनको लगता है कि उसका टाइम नहीं आया और 19 मिनट भी सफिशिएंट है। और इसके अलावा इस पैसे से वो अपनी ज्योग्राफीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी कि अभी जो 7 सिटीज में वो ऑपरेट करते हैं वो अपनी सिटीज को 15 तक बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि एडिशनल 8 सिटीज ऐड करना चाहते हैं, जो फ्रेश फंडिंग उन्होंने रेस करी है। और डंजो का मानना है कि जो ये इस स्पेस में जो मार्केट है वो लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट को एड्रेस कर सकते हैं क्विक कॉमर्स कैटेगरी में। और अगर बात की जाए रिलायंस रिटेल की भाई उनको क्या फायदा होगा, तो उनके डायरेक्टर का कहना है कि जो भी उनकी पार्टनरशिप हुई है डंजो के साथ, उससे जो रिलायंस रिटेल के कंज्यूमर हैं उनको वो रैपिड डिलीवरी कर पाएंगे रिलायंस रिटेल स्टोर से। इसके अलावा जो उनका जियो मार्ट का मर्चेंट नेटवर्क है, उनकी भी जो लास्ट माइल डिलीवरीज होती है कंज्यूमर के घर तक, उसमें डंजो इनकी हेल्प कर पाएगा। और अब अगर बात की जाए क्विक कॉमर्स मार्केट के ओवरऑल पोटेंशियल की, क्विक कॉमर्स यानी कि जो क्विक डिलीवरी की मार्केट है, तो अभी माना जाता है कि जो रिटेल सेल्स है, यानी कि जो ग्रोसरी वगैरह की सेल्स होती है, वो ई कॉमर्स के चैनल से सिर्फ 3% होती है, क्योंकि बाकी की जो सेल्स है वो अभी आपके लोकल जो किराना स्टोर्स होते हैं या मॉम एंड पॉप स्टोर जिनको बोला जाता है, तो वहां से ही लोग अपनी मोस्टली ग्रोसरी खरीदते हैं। तो सिर्फ 3% ही इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बताते हैं कि ई कॉमर्स के थ्रू खरीदा जाता है। लेकिन दुनिया भर में इस टाइम पे क्विक कॉमर्स की हवा चल रही है, जैसे कि न्यूयॉर्क, टर्की, लंदन, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जोकर, जेटर, गोरिल्लास, ये कुछ बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि न्यूयॉर्क, टर्की और लंदन में 10 मिनट की डिलीवरी दे रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है एक रिपोर्ट के द्वारा कि जो इनमें से एक स्टार्टअप है, उन्होंने ये बोला है कि हर ऑर्डर पे उनको $159 का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये कैश गजलिंग इंडस्ट्री, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा कैश एक्सपेंस होता है। तो इसमें अपने आप को ग्रो करने के लिए उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ रहा है अभी के लिए। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 122% की बढ़िया रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक साल में इनकी 26% की डिसेंट रिटर्न बोली जा सकती है, और पिछले 3 महीने से तो इनका शेयर 5% से ज्यादा नीचे गिरा है।
और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इनका एवरेज टारगेट प्राइस आता है 2772, हायर साइड पे 3142 रुपए और लोअर साइड पे 1776। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 2416 रुपीस के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो ये भारत की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 31 की पी और 1.95 की पी भी ठीक लगती है, क्योंकि इनका कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेसेस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी लोअर साइड पे है, बट अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, नेट डेट फ्री कंपनी, यानी कि जितना भी इनके ऊपर डेट है उतना इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इनको डेट की भी कोई इशू नहीं है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे कोई बोले कि मैं एक ही शेयर मार्केट में ले सकता हूं तो वो कौन सा शेयर होगा, तो मेरा आंसर होगा रिलायंस। और उसके पीछे का कारण ये है कि आप इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर देखिए। इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, जहां से इनका 57% रेवेन्यू आता है, जो कि इनका ब्रेड एंड बटर है। उसमें पेट्रोकेमिकल में ये नंबर 1 प्लेयर हैं, रिफाइनिंग में नंबर 2 प्लेयर हैं, तो ओवरऑल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरे नंबर पे रिटेल, जहां से 20% 21% रेवेन्यू इनका आया था सितंबर क्वार्टर में। तो उनका आपने इस स्लाइड्स में देखा ही कि कितने इन्होंने एक्विजिशन किए हैं, कितने इनके मेगा प्लान्स हैं, तो आने वाले टाइम में रिटेल में ये छाने वाले हैं। और तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है डिजिटल, यानी कि जिसमें जियो आता है। उसमें 5 साल पहले 6 साल पहले इनका नाम भी कोई नहीं जानता था, यानी कि इन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया था, और आज ये नंबर 1 प्लेयर हैं। ये उसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है इनके पास, इनकी ग्रोथ जबरदस्त है, तो ओवरऑल उस सेगमेंट में भी ये लीडर है। और चौथा इनका जो अब फोकस बढ़ने वाला है वो है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस, जहां पे ये अगले 3 साल में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन भी किए हैं। मैंने इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 10 साल में अगर कोई एक सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर सकता है तो वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। और उसके अलावा इन्होंने उस स्पेस में एक ब्रिटिश बैटरी मेकर को भी एक्वायर किया है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि इनके सारे बिजनेसेस में ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और सब बिजनेसेस का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप एक शेयर लेते हैं तो आप इतनी सारी डिफरेंट इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेते हैं। और इसके अलावा अभी इन्होंने $4 बिलियन की फंड रेजिंग की है ओवरसीज से। इससे वो अपने जो पुराने लोन हैं उसको पे ऑफ जब हो जाएंगे तो उनको रिप्लेस करेंगे, उसके अलावा थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। और उसमें जो इनको इंटरेस्ट रेट पे रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि दुनिया भर के इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इनको 3 टाइम्स शायद वो ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि रिलायंस को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इनका शेयर पीछे काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगेन, कि ये वीक हैंड से जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इतनी रेंज से बाहर हो जाए और फिर हमें इस प्राइस पे मौका ना मिले। अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि इस कंपनी से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं, तो रिस्क मुझे जो लगता है एक इनके ट्रांजिशन का रिस्क है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने थोड़ा सा हिंट दिया है कि वो आने वाले टाइम में जो इसकी जो ओनरशिप है उसको अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखना होगा कि वो ट्रांजिशन कितने अच्छे से होता है, क्योंकि पहले अगर धीरू भाई अंबानी जी से ट्रांसफर की बात की जाए तो मुकेश अंबानी जी का ग्रुप बहुत अच्छा किया था, लेकिन अनिल अंबानी जी के ग्रुप की कंपनीज ने काफी लॉस उठाया। तो आगे का ट्रांजिशन कैसा होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि इन्होंने अभी से ऑलरेडी बात करनी शुरू कर दी है, जबकि मुकेश अंबानी जी अभी भी एक्टिव हैं, और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ये कुछ ट्रस्ट बनाएंगे जिसमें कि प्रोफेशनली कंपनी को हैंडल करेंगे, लेकिन ओनरशिप जो इनके बच्चों के नाम पे चली जाएगी। तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने एडवांस में उसकी प्लानिंग शुरू कर दिया तो वो भी बहुत ही अच्छे से हो और कंपनी को कोई खास इम्पैक्ट ना पड़े। तो मुझे तो इस कंपनी में काफी विश्वास लगता है, और मुझे लगता है कि ये टाइम करंट प्राइस पे भी या कोई भी करेक्शन आती है इसका शेयर लिया जा सकता है। शायद ये आपकी पेशेंस टेस्ट करे कुछ टाइम तक, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो ये बहुत ही अच्छी रिटर्न दे सकता है।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।